हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एनएचपीसी जेई मैकेनिकल का मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं यहाँ पे। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1 है और सेट 1 का पार्ट 1 रहेगा। और ये क्वेश्चन पेपर जो है पार्ट वाइज में कराएंगे, क्योंकि आपको पता है टोटल मैकेनिकल में 140 क्वेश्चन है टेक्निकल का, और बाकी जो है 60 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल का। एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ एनएचपीसी का। देखिए, टोटल 200 क्वेश्चन का पेपर है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे ये एनएचपीसी का जो रिक्रूटमेंट आया था उसका ही नोटिफिकेशन है ओरिजिनल। तो आपका मीडियम ऑफ एग्जाम जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट्स और 200 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है। तो जेई का बात करते हैं, जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो अपना क्या है मैकेनिकल। टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा, 140 एमसीक्यू देख रहे हैं यहाँ पे। कंसर्न डिसिप्लिन यानी आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रहेगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों के साथ 140 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा मॉडल क्वेश्चन पेपर में। और पार्ट 2 में 30 एमसीक्यू रहेगा जनरल अवेयरनेस का, और पार्ट 3 में 30 एमसीक्यू रहेगा रीजनिंग का। बहुत सिंपल इसका जो एग्जाम पैटर्न है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, तो टोटल आपको 140 क्वेश्चन यहाँ पे मैकेनिकल का मॉडल क्वेश्चन पेपर में, मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ कि इस तरह से इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट वाइज में इसको हम सॉल्व करेंगे। टोटल 140 क्वेश्चन जैसे कंप्लीट होगा उसको आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक दे दिया जाएगा। या ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जो है ये डाउनलोड किए तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर एनएचपीसी जेई मैकेनिकल का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या एसएससी जेई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन का। इन सैंड मोल्डिंग द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लैक्स इज नोन एज। ओके, बताइए क्या बोलता है। देखिए, मोल्डिंग इस तरह से होता है, इस तरह से। अपर पार्ट को बोला जाता है कोप, लोअर पार्ट को बोला जाता है ड्रैग। ठीक है, लोअर पार्ट पूछा है, आपको बॉटम पार्ट भी बोल सकता है, बॉटम पार्ट। ठीक है, तो लोअर पार्ट को क्या बोलेंगे, ड्रैग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ड्रैग। और बीच की जो लाइन है इसको बोलता जाता है चीक, याद रखिएगा, चीक और पार्टिंग लाइन, पार्टिंग लाइन। ओके, तो यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन 140 आपको बताने वाले हैं, बट ये पार्ट वाइज में बताएंगे। और अच्छे से आप लोग कीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकें। ओके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पर्पज ऑफ चैपलेट इज, चैपलेट का पर्पज क्या होता है, वो कोर को सपोर्ट करता है। राइट आंसर होगा ए, टू सपोर्ट द कोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑर्नामेंट्स आर कास्ट बाय, ऑर्नामेंट्स जो होता है वो किसके द्वारा कास्ट होता है। अभी हम लोग प्रोडक्शन में कास्टिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये भी प्रोडक्शन के अंदर ही आता है। तो ऑर्नामेंट्स जो कास्ट होता है वो स्लश कास्टिंग के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, स्लश कास्टिंग। स्लश कास्टिंग का आप लोग लिख लीजिए, ये यूज कहाँ होता है, स्लश कास्टिंग का कहाँ कहाँ पे यूज है। तो लिखेंगे इट इज यूज फॉर थीन कास्टिंग, थीन कास्टिंग के लिए यूज होता है। ट्वाइस लैम्प सेट्स थीन ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। तो स्लश कास्टिंग का ये सब यूज होता है। तो ऑर्नामेंट्स भी इसी से कास्ट किया जाता है, स्लश कास्टिंग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज, कार्बन का परसेंटेज स्टील में कितना होता है। ठीक है, तो हम पूरा स्टील का जितनी भी वैरायटी है उस सबका कार्बन परसेंटेज हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट
लिखिए डेड माइल्ड स्टील, ड्रिल्ड माइल्ड स्टील, MS इसको बोलेंगे माइल्ड स्टील को। ओके, इसका परसेंटेज होता है कार्बन परसेंटेज, यहाँ लिख दीजिए कार्बन परसेंटेज कितना होता है, तो 0.15 से लेकर 0.3% तक होता है कार्बन डीड माइल्ड स्टील में। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, इसमें कार्बन का परसेंटेज होता है लो कार्बन स्टील में 0.15 से लेकर इसमें होता है 0.15 से लेकर 0.3% तक, और इसमें जो होता है आप लोग लिख लेंगे 0.15% तक ही होता है, अप टू लिख लेंगे, अप टू 0.15% किसमें, डेड माइल्ड स्टील में। ओके, तो अब देखेंगे, ये समझ के डेड माइल्ड स्टील में थोड़ा सा गलत लिख दिया था, अप टू होता है मतलब 0.15% तक होता है, लो कार्बन स्टील में 0.15 से लेकर 0.3% तक कार्बन पर होता है। और मीडियम कार्बन स्टील में देखते हैं, मीडियम कार्बन स्टील, ये पूरा आप लोग डाटा रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीडियम कार्बन स्टील में 0.3% से लेकर 0.6% तक होता है कार्बन। ओके, अब आता है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा 0.6 से लेकर 1.5% तक। ठीक है, तो स्टील में मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज की भी बात करें, मैक्सिमम कार्बन परसेंट की, तो होता है 1.5%, कहीं कहीं पे लिखा होता है 1.7% भी। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर डी देखिए, 0.1% से लेकर 1.5% तक जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, पॉइंट ऐसे देखा जाए तो 0.15% से कार्बन होता है और मैक्सिमम होता है 1.5%, तो इस रेंज में ये हमें ऑप्शन मिलता है डी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ, द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक लैटिस सिस्टम। ये क्यूबिक लैटिस सिस्टम दिया हुआ है ऑप्शन में, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, डायमंड क्यूबिक। तो इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर पूछ रहा है, मतलब APF बोला जाता है। ठीक है, तो APF हम लोग इसका बताएंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो होता है 0.52 होता है, और बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC का जो होता है APF 0.68 होता है, FCC का होता है 0.74, और डायमंड क्यूबिक का होता है 0.34। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे डायमंड होगा, बट डायमंड नहीं है, लोवेस्ट है। ठीक है, तो हाईएस्ट क्या होगा, FCC, FCC 0.74, तो राइट आंसर हो जाएगा C, FCC। ओके, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6। फ्रेंड्स, आपको बता दूं NHPC JEE का अब बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ भी आप पढ़िए बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़िए, बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ MCQ आप याद करेंगे, रट्टा लगाएंगे तो नहीं होगा उससे सिलेक्शन। ओके, और 15 to 20% न्यूमेरिकल भी आएगा, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करिए। ओके, 6 क्वेश्चन देखेंगे क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड इज कॉल्ड। इसको बोलता जाता है, यही डेफिनेशन है इलास्टिसिटी का, राइट आंसर हो जाएगा बी, इलास्टिसिटी। फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, जो सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है वो कौन सा मटेरियल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि रबर होगा मोस्ट इलास्टिक, लेकिन रबर नहीं होता है, स्टील होता है। राइट आंसर होगा डी, स्टील।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बेस अलॉय ऑफ बेबिट मेटल इज, बेबिट मेटल का बेस अलॉय जो होता है वो होता है टीन। राइट आंसर होगा ए, टीन। ठीक है, अप्रोच या समझ लीजिए अबाउट 89% जो होता है वो होता है टीन। और बेबिट मेटल में क्या क्या होता है, एस एन टीन, एस यू कॉपर, एस बी एंटीमोनी एंड पी बी लीड। ठीक है, ये सारा चीजें होता है इसमें। तो 89% टीन होता है और बाकी जो 11% है उसमें ये बाकी सारे चीजें होता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीटिंग एलिमेंट्स आर जनरली मेड ऑफ, जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो जनरली बना होता है नाइक्रोम का। राइट आंसर सी हो जाएगा, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम वो वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। नाइक्रोम हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम में, इसलिए इसको मतलब हीटिंग एलिमेंट में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 10। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज अ पूल ऑफ मोल्टन मेटल इज यूज। कहीं कहीं एग्जाम में सबमर्ज आर्क वेल्डिंग दिया है, कहीं पे इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग दिया है। तो ये दोनों ऑप्शन हैं, तो समझ जाइए कि पूल ऑफ मोल्टन मेटल यूज जहाँ होता है वो होगा इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में। राइट आंसर ये होता है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। सीम वेल्डिंग इज अ, सीम वेल्डिंग क्या है, एक टाइप का कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस है। तो राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। और जब प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी पूछा जाता है तो ये वाले ऑप्शन और ये मल्टी स्पॉट वेल्डिंग दोनों ऑप्शन दिया रहता है। सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। तो एक याद रखिएगा, दूसरा ये स्टार्ट होगा। सीम वेल्डिंग जो है वो कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस है और प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है वो मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस है। ठीक, याद रखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे आप 12th, विच वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, टीग वेल्डिंग होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो गैस यूज होता है वो क्या होता है, हीलियम और आर्गन। ठीक है, हीलियम और आर्गन। इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है टीग वेल्डिंग में, और मीग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सोल्डर इज इसेंशियली अ, सोल्डर जो होता है वो टीन लीड बेस अलॉय होता है, आप सबको पता है। ठीक है, टीन लीड बेस अलॉय। ठीक, ओके। तो इसमें सोल्डर का हम लोग टेम्परेचर यहाँ पे आपसे बात करेंगे। सॉरी, टेम्परेचर नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो सोल्डर का होता है वो होता है 427 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। द मेन फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड इज, देखिए ये देखिए बड़ी ध्यान से देखना है, मेन फंक्शन पूछ रहा है। मेन, टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन, टू कूल द वर्क एंड to cool the tool and workpiece, to provide lubrication and wash away the chip। ये तीनों ऑप्शन राइट है। कब, कटिंग फ्लूइड का ये फंक्शन है, ये तीनों जो है वो फंक्शन है किसका, कटिंग फ्लूइड का। लेकिन अगर मेन फंक्शन पूछ रहा है, मेन ये मतलब एक ही फंक्शन पूछ रहा है, मेन मतलब एक ही फंक्शन पूछ रहा है, तो राइट आंसर होगा सी, टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड वॉश अवे द चिप्स। तो अलग अलग बुक में देखेंगे, अलग अलग जगह, तो अलग अलग इसका आंसर आपको मिलेगा।
ठीक है। सिर्फ फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड अगर पूछता तो राइट आंसर डी हो जाता, ऑल ऑफ दीज। बट मेन फंक्शन पूछा है, मतलब कोई एक ही फंक्शन की बात कर रहा है, तो टू प्रोवाइड द लुब्रिकेशन एंड वॉश अवे द चिप्स, ये मेन फंक्शन होता है कटिंग फ्लूइड का। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। एंगल बिटवीन किसके बीच में, फेस एंड फ्लैंक, फेस एंड फ्लैंक एफ एफ, इस तरह से लॉजिकली याद रखिएगा, फेस एंड फ्लैंक एफ एफ दे दिया तो राइट आंसर होता है इसका बी, लिप एंगल। क्या होता है, बी लिप एंगल होगा। ओके, इसके पहले, हाँ चलिए उसके बाद देखते हैं, एक मिनट, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन हमने किए थे 14th नंबर। ओके, तो अब करेंगे 16th नंबर का क्वेश्चन। आइस केप्ट इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिस्टम। आइस जो है वो रखा गया है वेल इंसुलेटेड एक थर्मोफ्लास्क में, आइस को रख दिया गया है, तो वो कौन से सिस्टम का एग्जाम्पल है पूछ रहा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या फिर आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो देखिए आपको यहीं पे बता देते हैं, ये जो है सिस्टम है, ठीक है, इसी में आपको एक बना लेते हैं, मास ट्रांसफर लिखिए, मास ट्रांसफर, दूसरे कॉलम में लिखिए एनर्जी ट्रांसफर, और तीसरे कॉलम में लिखिए एग्जाम्पल। ठीक है, और ये क्या है, सिस्टम। सिस्टम में इसको मैं ले लिया हूं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफर होता है, यस, एनर्जी ट्रांसफर होता है, यस। एग्जाम्पल क्या है इसका ओपन सिस्टम का, टरबाइन, पंप एक्सेट्रा। ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफर होता है, नो, एनर्जी ट्रांसफर होता है, यस। इसका एग्जाम्पल क्या है, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफर होता है, नो, एनर्जी ट्रांसफर होता है, नो, ना तो मास ट्रांसफर होता है ना एनर्जी ट्रांसफर होता है आइसोलेटेड सिस्टम में। इसका एग्जाम्पल है यूनिवर्स एंड थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क यहां नीचे लिख देता हूं, थर्मोफ्लास्क। ठीक है, एफ रहेगा फ्लास्क। तो थर्मोफ्लास्क एक किसका एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड सिस्टम का है, जहां पे एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होता है और मास भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये तीनों ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम को आप याद रखेंगे, इस तरह से आप अपने नोट्स में लगा लेंगे। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछेगा, ये पूछेगा, या फिर एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एंथैल्पी जो होता है कांस्टेंट होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी, एंथैल्पी रिमेन्स द सेम। और थ्रोटलिंग प्रोसेस में भी होता है और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में भी होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में भी आपको एंथैल्पी जो होता है कांस्टेंट होता है। ओके, और भी चीजें बता देता हूं, प्रेशर रिमेन्स द सेम, यानी प्रेशर कांस्टेंट, यानी प्रेशर कांस्टेंट किस में होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, किसको, प्रेशर जिसमें कांस्टेंट होता है उसको आइसोबेरिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक। और आइसोमेट्रिक भी बोला जाता है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है
कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबैरिक प्रोसेस, याद रख लीजिएगा, कहीं भी आ जाता है एग्जाम में। ओके, और थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, और सिंपल भी है। द वर्क डन बाय अ सिस्टम इज 45 किलो जूल, ठीक है। इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज बाय 15 किलो जूल, व्हाट इज द हीट रिसीव बाय द सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद रख लीजिएगा, बहुत न्यूमेरिकल इस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बहुत न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सबसे पहले डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। वर्क डन है यानी क्या है, W है, कितना है 45 किलो जूल, ठीक है। बाय अ सिस्टम, बाय बोल रहा है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब वर्क डन जो है प्लस 45 किलो जूल है, ठीक है। इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज बाय 15 किलो जूल, डिक्रीज बोल रहा मतलब माइनस का साइन लगेगा, इंटरनल एनर्जी यानी यू इंटरनल एनर्जी कितना है -15 किलो जूल, ठीक है। अब क्या करना है, व्हाट इज द हीट रिसीव बाय द सिस्टम, हीट रिसीव बाय द सिस्टम यानी Q हमें फाइंड करना है, हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू डी मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस W, तो यही है डी या U, यही है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो इंटरनल एनर्जी दिया है -15 किलो जूल और वर्क डन दिया है +45 किलो जूल। -15 + 45 जो होगा वो प्लस क्या हो जाएगा 30 किलो जूल हो जाएगा, हीट रिसीव बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम यानी पॉजिटिव में वैल्यू आना है, तय है इसका, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया C 30 किलो जूल, ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निशेस द रिलेशनशिप बिटवीन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशनशिप कैसा होता है, हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, राइट आंसर हो जाएगा बी, हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और आ गया फॉर्मूला, ओके। अ हीट इंजन परफॉर्म अ वर्क ऑफ 100 किलो जूल पर साइकिल, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 50%, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इन किलो जूल पर साइकिल, ओके। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हीट इंजन है, परफॉर्म कर रहा वर्क ऑफ 100 किलो जूल, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कोई कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिखते हैं, ठीक है। डेटा हमें पता होना चाहिए, डेटा बोलिए डाटा बोलिए कुछ भी बोलिए, आपको आंसर राइट आना चाहिए, ठीक है। तो डेटा जो है वर्क डन इक्वल टू 100 किलो जूल है, ठीक है। द इफिशियंसी ऑफ द इंजन, किसका, हीट इंजन का इफिशियंसी तो दिया है 50% दिया है, तो इसको इस टर्म में लिखेंगे 50% यानी 0.50 हो जाएगा, यानी 0.5, ओके। जीरो लिखने की बाद में जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद तो हटा भी सकते हैं, ओके। पूछ रहा व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन मतलब QR, ये पूछा जा रहा है हमसे, ओके। तो चलिए अब हीट इंजन का इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है, क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई QS, हीट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होता है इफिशियंसी ऑफ वर्क हीट इंजन। तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन दिया है 0.5, ठीक है, 0.5, ठीक है। जैसे क्या होता है यहाँ 50% जो है ना, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज हट जाता है तो ये हो जाता है 0.5, ठीक, समझ में आ गया। तो हमने ये लिख दिया। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा 0.5 हम क्यों ले रहे हैं, बट लेना पड़ता है, 50% तो डायरेक्ट 50 नहीं लिख सकते हैं, ओके। परसेंटेज में वैल्यू को पुट नहीं किया जाता है, परसेंटेज में सिर्फ आंसर निकाला जाता है, ओके। तो ये याद रखिएगा, हीट इंजन का एफिशिएंसी 0.5 हो गया, वर्क डन कितना है 100 है, और ये हीट सप्लाई QS, देयरफॉर हीट सप्लाई इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर गया तो 0.5 इधर आ जाएगा,
100 अपॉन 0.5, 0.5 को क्या बोलते हैं 100 अपॉन 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 100 नीचे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 किलो जूल। 200 किलो जूल क्या हीट सप्लाई है ये। यहाँ पूछ क्या रहा अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ये पहला आंसर लाते हैं क्यू का, और इसलिए मैं यहाँ पे क्यूएस लिखा कि ये हीट सप्लाई होता है। सिर्फ कुछ स्टूडेंट होते हैं डब्ल्यू अपन क्यू याद रखते हैं फॉर्मूला, ठीक है, तो ऐसे नहीं रखना है। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है हीट रिजेक्शन। ओके, तो हम लोग निकालेंगे हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्टेड इक्वल टू होता है कितना हीट सप्लाई हुआ, जितना हीट सप्लाई हुआ, जितना इनपुट दिए, और उसमें से वर्क डन कितना, कितना काम किया वो, तो उसको माइनस कर देते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है वही हीट रिजेक्ट हो गया। ओके, तो क्यूएस हीट सप्लाई कितना है 200 है, और वर्क डन जो है यहाँ पे 100 किलो जूल डाटा में ही दिया गया है 100, तो क्या हो गया 100 किलो जूल हो गया, क्या हीट रिजेक्टेड कर रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा, सी राइट आंसर हो जाएगा 100 किलो जूल पर साइकिल। ओके गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी रिमेन द सेम और कांस्टेंट। बट ये रिवर्सिबल पूछा है, अगर इरिवर्सिबल पूछा होता तो इसमें एंट्रोपी जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, एंट्रोपी जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22, द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर वाटर इज। वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर लिख रहे हैं टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर वाटर का होता है 374.15 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछ ले क्रिटिकल प्रेशर तो इसका वैल्यू होता है 221.2 बार। ठीक है, और पूछ ले क्रिटिकल वॉल्यूम अगर पीसी तो होता है 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी। तो क्या पूछ रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर वाटर 374, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 374 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा अप्रोच वैल्यू कम ज़्यादा भी हुआ तो उसको आपको आंसर समझ लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल है ये। An engine working on Carnot cycle reject 40% of observed heat from the source, while the sink temperature is maintained at 27 degrees Celsius. Then the source temperature is। सिंक टेम्परेचर दिया है, सोर्स टेम्परेचर पूछ रहा है। ओके, देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं तभी आपको समझ में आएगा। ये होता है T1, इसी को बोला जाता है सोर्स टेम्परेचर। उसके नीचे आ जाता है जस्ट Q1, और यहां पे लगा होता है हीट इंजन। ओके, और ये W है वर्क डन। इसके नीचे हीट इंजन के नीचे आ जाता है Q2, और उसके नीचे आ जाता है टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T2, और ये क्या है सिंक टेम्परेचर है, और सिंक टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब T2 दिया हुआ है तो लिखेंगे T2 कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 ऐड करेंगे क्योंकि हमें केल्विन में वैल्यू पुट करना पड़ता है हमें सॉल्व करने के लिए, तो 273 यानी 300 केल्विन दिया हुआ है। और सोर्स टेम्परेचर मतलब T1 जो है वो पूछ रहा है एक कि कितना होगा। ओके, और एक और डाटा दिया है कार्नोट साइकिल रिजेक्ट 40% ऑफ ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, रिजेक्ट कर रहा है, ये Q2 होगा, और ये हीट इंजन सॉरी ये हीट सप्लाई करता है Q1 यानी हीट सप्लाई होता है, Q2 यानी हीट रिजेक्ट होता है। तो Q2
इक्वल टू कितना 40% ऑफ ऑब्जर्व हीट, जितना हीट ऑब्जर्व किया है सोर्स से उतना। तो Q2 इक्वल टू 40% का मतलब होता है 0.4, ठीक है, और ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सोर्स यानी Q1, तो 0.4 Q1 हो जाएगा। ये चीज है जो दिया है क्वेश्चन में। तो इसको क्वेश्चन को समझना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सॉल्व हो जाता है, आपको फार्मूला पता है तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फॉर कार्नोट इंजन का एक फार्मूला होता है, फॉर कार्नोट इंजन क्या होता है, Q1 अपॉन T1 इक्वल टू होता है Q2 अपॉन T2। जब Q और T टेम्परेचर और हीट में ही डाटा दिया गया है तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो Q1 को ऐसे ही रखते हैं और T1 टेम्परेचर तो हमें निकालना ही है, सोर्स टेम्परेचर। उसके बाद Q2 जो दिया है यहाँ पे 40% हीट ऑब्जर्व फ्रॉम द सोर्स, तो ये 0.4 Q1 हो जाएगा। और T2 जो है सिंक टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको कन्वर्ट किए हैं तो आया है 300 केल्विन, ठीक है, 300। अब देखिए आंसर जो है आपको डिग्री सेल्सियस में ही पूछा है, हम डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे, लेकिन वैल्यू जो पुट करेंगे सॉल्व करते टाइम तो केल्विन में ही वैल्यू पुट करना है। डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये Q1 से ये Q1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अगर T1 को इधर लेकर जाएंगे तो इस फॉर्म में जब लिखेंगे या इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 0.4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ये पॉइंट अगर एक हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर में एक जीरो बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आप बताइए। इसको कट कर देंगे 7 से, 7 4 जा 28, ठीक है, 2 बचेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो 7 4 5 जा 20 और ये एक जीरो हो गया 750, ठीक है। तो T1 जो है वो आ गया आपका 750 केल्विन, ये आ गया सोर्स टेम्परेचर जो पूछा है, ठीक है। अब इतना करने के बाद स्टूडेंट बहुत जल्दी में रहते हैं, 750 डिग्री को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे और घर में आएंगे पता चलेगा कि आंसर तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि 750 ये केल्विन में आया है, केल्विन में हम वैल्यू पुट किए हैं, और डिग्री सेल्सियस में है तो भी केल्विन में ही वैल्यू पुट करना है आपको। ओके, तो 750 डिग्री सेल्सियस ये है, ये नहीं होगा आपको डिग्री सेल्सियस में। तो आंसर निकालने के बाद ये करिए 750 क्या है, T1 इक्वल टू 750 केल्विन, तो इसमें से 273 माइनस कीजिए तो आपका आएगा 477 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हो जाएगा बी, 477 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आंसर निकालने के बाद में देखना है, पहले भी देख सकते हैं, देखना है कि डिग्री सेल्सियस में है या केल्विन में है। केल्विन में होता तो यही आंसर हो जाता अगर एक केल्विन लिखा होता तो। अदरवाइज आपको 273 ऐड करते हैं टेम्परेचर को केल्विन बनाने के लिए, जहाँ जैसे यहाँ ऐड किए तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल देखकर घबराना नहीं है और न्यूमेरिकल छोड़कर जाना नहीं है एग्जाम में। दो चीजें याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है और न्यूमेरिकल छोड़कर एग्जाम में जाना नहीं है। दोनों केसेस में आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। 15 से 20 क्वेश्चन अगर आ जाता है, 15 से 20 क्वेश्चन नहीं, 15 से 20% क्वेश्चन न्यूमेरिकल का अगर आ जाता है तो वो छोड़ देंगे तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो ये करके जाना है, और न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होता है, इसकी तैयारी करनी पड़ती है। ओके, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आसानी से हो जाता है। और आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं या आप हमारे कोर्स लिए हैं ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे तो कोई स्टूडेंट को कुछ भी दिक्कत नहीं है और कोई न्यूमेरिकल का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे न्यूमेरिकल, हर टाइप का न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सीख जाएंगे आप। ओके, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे the ratio of two specific heat of air is equal to, ratio of two specific heat क्या है, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट होता है Cp अपॉन Cv, और Cp अपॉन Cv जो होता है वो होता है गामा।
ठीक है, और गामा के वैल्यू होता है 1.41। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा डी 1.41। एक और इसी का फॉर्मूला होता है आर, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर इक्वल टू होता है सीपी माइनस सीबी। कभी कभी यही फॉर्मूला में पूछा जाता है। ठीक है, तो सीपी और सीवी का मतलब पता होगा आपको, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट विल बी द ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर लिक्विड ml एंड वेपर mv मिक्सचर। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है x से डिनोट करते हैं, तो x इक्वल टू होता है मास ऑफ, सॉरी, ड्राइनेस फ्रैक्शन इक्वल टू मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, ये होता है फॉर्मूला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, x इक्वल टू एम वी अपॉन एम एल प्लस एम वी। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही इस पार्ट में 25 क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं सिर्फ ऑप्शन बता बता कर आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ठीक है, टाइम जितना भी लगेगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ। तो टोटल सेट 1 है, इसमें 140 क्वेश्चन, जैसे मॉडल जो आपके एग्जाम में आएगा टोटल टेक्निकल का 140 क्वेश्चन, तो हमारे मॉडल पेपर में भी 140 क्वेश्चन रहेगा एक सेट में। ओके, फिर दूसरे सेट में भी 140 क्वेश्चन रहेगा। जितना भी सेट हम लोग सॉल्व करेंगे 140 क्वेश्चन रहेगा, बट इसको पार्ट वाइज करेंगे। एक ही साथ 140 क्वेश्चन अगर मैं बनाने चलूँ तो 2.5-3 घंटा लग जाएगा, क्योंकि टाइम लगता है मुझे क्वेश्चन बताने में। ओके, तो फ्रेंड्स आप एनएचपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं मैकेनिकल का, तो आप हमारे पास कोर्स है ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे, तो उसको ज्वाइन करके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते कर रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम देने वाले हैं, तो मैकेनिकल फुल कोर्स भी अवेलेबल है हमारे ऐप पे, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं एक नॉमिनल अमाउंट पे करके, और अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।